हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विथ हिमांशु। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिसर्च मेथोलॉजी का पूरा एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। जो कि वो सीरीज़ है तो वो कई पार्ट में हमारे वीडियोज होंगे। रिसर्च मेथोलॉजी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्योरी आती थी कि सर, रिसर्च के जो लैंग्वेज हैं वो बहुत टफ़ होते हैं। हिंदी में बेसिकली बहुत टफ़ होते हैं, इंग्लिश में तो थोड़े बहुत ईजी भी होते हैं, लेकिन हिंदी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स के क्वेरी के हिसाब से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने रिसर्च मेथोलॉजी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंबाइंड करते हुए आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बेसिक रिसर्च से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और फाइनल लेवल तक जाएंगे। ठीक है, यूजीसी नेट का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको पूरा पीडीएफ इसका प्रोवाइड करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसर्च क्या होता है। In English, अनुसंधान is known as research. Research is the combination of two words. Research दो वर्ड से मिलकर के बना है, री प्लस सर्च। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा री प्लस सर्च। वेयर री मीन्स क्या होता है, अगेन एंड सर्च मीन्स फाइंड करना, बार बार किसी फैक्ट्स को फाइंड करना, बार बार किसी प्रॉब्लम को फाइंड करना। तो ये एक रिसर्च का हिस्सा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सर, रिसर्च का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से इनोवेटेड है उसमें कुछ नया करना। बिल्कुल सही बात है, उसमें नया करना इट मीन्स अपने नॉलेज को इंक्रीज करना रिसर्च कहलाता है। जैसे मान लीजिए न्यूटन ने एक थ्योरी दे दी कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से देखा जाए तो कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे गिर जाती है। जैसे एप्पल गिरा था तो न्यूटन ने एक सिद्धांत दे दिया एप्पल को देखते हुए। वैसे ही उस थ्योरी पे आगे बहुत सारी रिसर्च हुई। अब उस थ्योरी से नई थ्योरी जनरेट हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या है, नॉलेज को इंक्रीज किया गया। रिसर्च में भी यही होता है। देखिए यहाँ पे है द वर्ड प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ रिसर्च दैट द रिसर्चर ऑब्जर्व्स एनी फैक्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है, इन रिलेटेड टू विच कलेक्ट्स द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइंड आउट द कंक्लूजन्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, बार बार जब किसी चीज़ को सर्च किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है, नॉलेज इकट्ठा की जाती है और लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला जाता है, तो उस प्रोसीजर को भी हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आगे की स्लाइड में साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी भी क्षेत्र में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति, विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन की दृष्टि से किए गए व्यवस्थित प्रयासों को शोध कहते हैं। इट मीन्स गेटिंग न्यू नॉलेज इन एनी फील्ड एंड ट्रांसफॉर्मिंग इन एनी प्रेजेंट नॉलेज एंड एनी सिस्टमेटिक एफर्ट इज मेड द विजन ऑफ रिन्यूएबलिंग एंड नॉलेज इन नोन एज रिसर्च। कहने का मतलब, या तो कुछ नया नॉलेज गेन करिए या तो पुराने नॉलेज में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करिए या उसमें संशोधन करिए, चेंजेस लाइए। ठीक है, तो इस विजन से अगर हम कुछ काम करते हैं, इस विजन से अगर हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। एक इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वेबस्टार की डेफिनेशन दी गई है, रिसर्च इज नॉट ओनली द फाइंडिंग फॉर ट्रूथ बट आल्सो लॉन्ग टाइम गोल ओरिएंटेड वर्क। बिल्कुल सही बात है। केवल ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी फैक्ट को खोजा और खोज कर रुक गए, स्टॉप हो गए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपने कुछ खोज की, आपने कुछ रिसर्च किया, ठीक है, जहाँ पे आपने रिसर्च छोड़ा हो सकता है आने वाले कल में कोई नया बंदा आए और वहीं से आगे कुछ और नया रिसर्च करे उसी टॉपिक पे। तो इट इज़ ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है, रिसर्च क्या होता है ये तो मुझे लगता है कि नॉर्मल स्टूडेंट सबको आता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप करता है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स से कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आइए कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप दोनों लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा। स्लाइड को आगे की तरफ पुश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए क्या है। पहला क्या है, शोध किसी उच्च शिक्षण संस्थान का जीवन रक्त होता है। क्या बात है, जीवन रक्त का मतलब क्या, ब्लड ऑफ लाइफ, है ना। ब्लड, जैसे एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड जब फ्लो करता है तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। अगर ब्लड का फ्लो ना हो बॉडी में तो बॉडी स्थिर हो जाए या फिर डेड हो जाए हम। तो जीवन को चलाने के लिए जिस तरीके से ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान, कहने का मतलब किसी भी हायर इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए, किसी भी हायर इंस्टीट्यूट्स के लिए रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। ओके, पहली चीज तो हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, इट इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल।
रिसर्च में केवल एक ही स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ये एक बहुत सारी स्किल्स की एक सेट होती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना, कोई एक एक्टिविटी तो रिसर्च में होती नहीं है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। तीसरा है यह सोचने और खोजने का तरीका है, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इंक्वायरी। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, वो तरीका है, ठीक है। फोर्थ है यह किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। इट एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना। हर प्रॉब्लम के, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखा जाए, प्रॉब्लम का निगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पर देखा जाता है और उसको क्रिटिकल एग्जामिन किया जाता है। तो ये भी एक रिसर्च का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। फिफ्थ है यह एक संरचित जांच पड़ताल है जो स्वीकृत वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करता है और नई ज्ञान की खोज करता है जो कि सामान्य रूप में प्रायोगिक होती है। इट मीन्स it is a structured inquiry that utilizes the acceptable scientific methodology to solve problems and create a new knowledge that is generally applicable, है ना। ये एक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी वर्ड क्यों लगा रिसर्च के पीछे, कभी आपने सोचा है? रिसर्च के पीछे, देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिएगा। रिसर्च के पीछे मेथोडोलॉजी वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक साइंस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। रिसर्च कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जो अगर आज हमने किया कल ख़त्म हो गई, है ना, या फिर नॉर्मली हम कोई भी इंसान रिसर्च कर सकता है, ऐसा नहीं है। रिसर्च को करने के लिए उस साइंस को पढ़ना पड़ेगा जिस साइंस के प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करने होते हैं। इट मीन्स रिसर्च को करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और रूल फॉलो करने होते हैं और वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स और रूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मेथोडोलॉजी में पाए जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है रिसर्च इज अ मेथोडोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट है 6 हमारा, यह खोज और जांच पड़ताल की एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे हम क्या समझे, जितनी भी अभी हमने परिभाषाएं देखी, जितने भी हमने डेफिनेशंस वगैरह देखे, मीनिंग्स देखे, या जो भी हमने पढ़ा, उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? उससे हमारे पास 3 चीज़ों का कंक्लूजन निकलता है जिसको हमने फॉर्मूला दिया है DDR। क्या फार्मूला दिया जिसको हमने? DDR का फॉर्मूला दिया है। ये क्या निकल के आती हैं? देखिए DDR का मतलब क्या होता है? रिसर्च में बेसिकली 3 फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है। D for discovery of new fact, D for development of new fact, D for development of the fact, R for renewal of the facts। ये DDR का फॉर्मूला काम आता है। अब यहाँ से UGC नेट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, मतलब पहले तो काफ़ी पूछा था, अब इधर थोड़ा कम कर दिया गया है यहाँ से क्वेश्चंस, लेकिन चांसेज हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पुटअप किया सकता है, ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा इसमें से रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और पता चला तीनों ऑप्शन है। डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट बिल्कुल रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि रिसर्च में न्यू फैक्ट्स खोजे जाते हैं। दे दिया डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट, है ना, कोई पुराना फैक्ट आपने खोज रखा है और उस पर हम उसको कुछ और एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स डेवलप कर रहे हैं उसको, तो वो भी रिसर्च में होता है। रिन्यूएबल ऑफ द फैक्ट, है ना, उसको रिन्यू किया जा रहा है, जो भी डेटा वगैरह आपने कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको हम फिर से समय के हिसाब से रिन्यू कर रहे हैं, ये भी रिसर्च का पार्ट है। तो इस हिसाब से ये तीनों ही रिसर्च में मेन है। तो ओवरऑल जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी अपने नोट्स से, जितने भी मीनिंग्स पढ़े, उसके हिसाब से हमें लगता है कि रिसर्च बेसिकली इन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या है? DDR। D फॉर डिस्कवरी ऑफ द न्यू फैक्ट, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट, R फॉर रिन्यूएबल ऑफ द फैक्ट। ओके, बेसिक हो गया। आगे की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आते हैं कुछ, देखिए अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी हैं, इसको थोड़ा फास्टली पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि नॉर्मल जब आप मीनिंग समझ जाते हो, डेफिनेशन समझ जाते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अल्टीमेटली आप बना भी सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ रिसर्च इज अ प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ साइंटिफिक नेचर, भाई रिसर्च तो प्रोसेस है ही, क्योंकि रिसर्च थोड़े बहुत एक बार एक काम कर दिया तो रिसर्च नहीं हो गया, रिसर्च में बहुत सारे एक्टिविटी की जाती हैं, तो रिसर्च एक प्रोसेस हो गया। और ये एक साइंटिफिक मेथड है भाई। अगर साइंटिफिक मेथड नहीं होता रिसर्च, तो उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्यों लगा होता है? मेथोडोलॉजी किसी भी टर्म के पीछे लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि उसका नेचर जो है साइंटिफिक है। क्लियर है? इट एक्सेप्ट सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड मेथड, बिल्कुल सही बात है। इट फोकस ओवर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द न्यू नॉलेज। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर पुराने नॉलेज में डेवलपमेंट भी किया जाता है और न्यू नॉलेज को भी गेन किया जाता है। ये दोनों ही बेसिक फैक्ट हैं रिसर्च के। क्लियर है? नेक्स्ट है, इट फॉर्मुलेट्स द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। रिसर्च क्या करता है? नियम और सिद्धांतों को बनाता है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन रेशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आपने रेशनलाइजेशन का नाम सुना होगा। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, मतलब समथिंग न्यू या फिर समथिंग मॉडर्न या समथिंग साइंटिफिकली, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रिसर्च भी क्या होता है? साइंस पे बेस्ड होता है ना। ऑब्जेक्टिविटी पर भी बेस्ड होता है, दोनों पे बेस्ड होता है। साइंस और ऑब्जेक्टिविटी दोनों पे बेस्ड होता है। मतलब वस्तु क्या बोल रहा है और साइंस क्या बोल रहा है, दोनों के लॉजिक को यहाँ पर रिसर्च में कंक्लूड करते हैं। ये चीज़ समझने वाली है। इट कंप्लीटेड स्टेप वाइज, है ना। इसका एक छोटा छोटा स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाए। मैं बार बार कर रहा हूँ, एक प्रोसेस है। देयर शुड बी पेशेंस इन रिसर्च वर्क। बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है रिसर्च करने में भाई। जो कर रहे हैं रिसर्च उनसे पूछो ना कितने साल लग गए एक टॉपिक को सॉल्ट आउट करने में। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, फीलिंग एंड आइडिया। रिसर्च में आपकी पर्सनल फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है। देखिए ऐसा है, मान लीजिए आप नेट क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ हो गए, कुछ भी हो गया, है ना। आपका किसी पीएचडी में एडमिशन हो गया किसी यूनिवर्सिटी में और आप वहाँ किसी टॉपिक पर रिसर्च करने लगे। रिसर्च का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जो भी टॉपिक रहा हो, आप वहाँ रिसर्च करने लगे और रिसर्च करते करते आप जो रिसर्च में अपनी पर्सनल फीलिंग्स वगैरह लिखने लगे। आप वो नहीं, रिसर्च में आप वो चीज़ मेंशन नहीं कर रहे हो जो एक्चुअल में है, आप वो चीज़ उसमें मेंशन कर रहे हो जो आप एक्चुअल में जानना चाहते हो या आप देखना चाहते हो। तो ये रिसर्च जो है बिल्कुल रॉन्ग कही जाएगी। इसका मतलब आप रिसर्च के एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। रिसर्च का एथिक्स कहता है जो चीज़ जैसे दिखे उसको वैसे प्रेजेंट करो। आप अपनी पर्सनल फीलिंग उसमें मत लाइए, आप उसमें अपना इंडिविजुअल एस्पेक्शन मत लाइए, आप अपने खुद के आइडियाज़ वगैरह उसमें मत शामिल करिए। जो चीज़ जैसी उसको वैसा ही दिखाइए। नेक्स्ट है, इट मीन्स टू स्टडी द फेनोमेना इज एज इट हैपनिंग, है ना। अर्थात घटना जिस रूप में घट रही है उसको उसी रूप में अध्ययन करना। भैया जैसा हमको दिख रहा है वैसा ही हम स्टडी करेंगे। अपना आइडिया और अपने विचारों को हम उस पर नहीं थोपेंगे कि अच्छा ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए तो मैं ऐसा लिखूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको एज इट इज़ वैसा ही स्टडी करना है। तो ये रिसर्च एथिक्स के एक तरीके से रिसर्च एथिक्स में भी इसको शामिल किया जाता है और एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की ये। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट कह रहा है, शोध में विश्वसनीयता के गुण पाए जाते हैं। इट मीन्स रिसर्च इज अ रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब जैसे कहते हैं इट इज़ वेरी रिलायबल, इट मीन्स ये बहुत ही विश्वसनीय है। दिस पर्सन इज रिलायबल, है ना। ये व्यक्ति बहुत ही विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये कभी काल्पनिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी रिलायबल का मतलब वही है कि रिसर्च हमेशा रिलायबल होता है, रिसर्च पे बिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी शोध की दोबारा परीक्षण करने पर या खोज करने पर वही परिणाम देता है, अर्थात उसमें निरंतरता रहती है, तो वह शोध क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। इफ एनी रिसर्च गिव सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम इन इन्वेस्टिगेशन देन दैट रिसर्च इज अ रिलायबल। ओके, कैसे कह सकते हैं रिसर्च रिलायबल है? जैसे अभी आपने किसी टॉपिक पर रिसर्च किया और पता चला, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाता हूँ। मेरे 4 पर्सन हैं और चारों अच्छे मित्र हैं और चारों एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। पता चला चारों ने एक ही टॉपिक पर रिसर्च करना चालू किया। मिस्टर ए जो था उसका रिजल्ट समथिंग मान लीजिए
रिजल्ट ए आया, मिस्टर बी का भी रिजल्ट क्या आया, 1 आया, मिस्टर ए का भी रिजल्ट 1 आया, मिस्टर बी का भी रिजल्ट 1 आया, मिस्टर सी का भी रिजल्ट 1 आया और मिस्टर डी का भी रिजल्ट 1 आया। इट मीन्स चारों का रिजल्ट सिमिलर है। अगर चारों एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और चारों का रिजल्ट सिमिलर है, देन वी कैन से दैट द रिसर्च इज अ रिलायबल, है ना। रिसर्च हमारा क्या है, रिलायबल है। आप किसी से भी रिसर्च करा डालिए, किसी भी तरीके का रिसर्च करा डालिए, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो मुझे मिला था। इसलिए हमारा रिसर्च रिलायबल है, विश्वास के पात्र है, उस पर आप किसी भी तरीके से उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिडिटी की बात करते हैं। तो वैलिडिटी क्या है, इसका अर्थ होता है किसी शोध को किसी क्रमबद्ध त्रुटियों पक्षपात से मुक्त करना। इट मीन्स रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर एंड बिजनेस। वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि ये चीज़ वैलिड है। वैलिड का मतलब जिसको एक तरीके से कह सकते हैं कि लीगली एक्सेप्टेड हो, है ना, किसी भी तरीके का उसमें पक्षपात ना हो या फिर उसमें किसी भी तरीके का एरर वगैरह ना हो। ठीक, नेक्स्ट है एक्यूरेसी भी होती है रिसर्च में। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, रिसर्च रिलायबल होना चाहिए, रिसर्च शुड बी वैलिड होना चाहिए, रिसर्च शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। मतलब इट मीन्स रिसर्च रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, हम किसी भी तरीके के मेथड का यूज करें, है ना। कहने का मतलब एक्यूरेसी का मतलब है कि देखिए यहाँ पे लिखा है, इट मेजर्स वेदर द रिसर्च टूल हैव बीन सेलेक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल, है ना, वेदर द रिसर्च प्रोसीजर सूट द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट। एक्यूरेसी का मतलब एकदम सटीक है, एकदम एक्यूरेट है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन एकदम प्रॉब्लम से मैच कर रहा है ना। इसका मतलब हमारे रिसर्च में एक्यूरेसी है। जो मेथड हम यूज कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, वो मेथड एकदम एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि हमको मेथड रिसर्च किस ऐसे टॉपिक पे करना है और हम मेथड कुछ और यूज कर रहे हैं जो रिसर्च से मैच ही नहीं कर रहा है। डेटा भी तब कुछ और ही कलेक्ट करेंगे जो रिसर्च से मैच नहीं कर रहा है। पता चला हम डेटा भी कुछ और कलेक्ट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन कुछ और गैदर कर रहे हैं जो रिसर्च से मैच ही नहीं कर रहा है, तो रिसर्च हमारा एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। इट मीन्स एक्यूरेसी का मतलब वो रिसर्च टूल्स यूज करना, वो रिसर्च प्रोसीजर को यूज करना जो रिसर्च प्रॉब्लम के से मैच करे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया होगा आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभाविकता का पता लगाना। टू ट्रेस आउट द इफेक्टिवली, है ना, क्या लिखा है, टू ट्रेस आउट द इफेक्टिवली ऑफ सोशल प्लानिंग एंड सोशल चेंज। ठीक है, जो भी सामाजिक नियोजन हो रहे हैं या समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका भी हम रिसर्च के थ्रू पता लगा सकते हैं। जैसे हम किसी भी सोशल रिक्वायरमेंट या फिर किसी भी सोशल प्रॉब्लम पे रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, सोशल प्रॉब्लम पे जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम किस टाइप का रिसर्च बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, है ना, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोरोना वायरस प्रेजेंट टाइम में बहुत पॉपुलर है। कोरोना वायरस पे अगर रिसर्च करना है, उसकी वैक्सीन पे रिसर्च करना है, तो इसको हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इसका हम आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो ह्यूमन बीइंग पे, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। देन अब यहाँ पे क्या है, रिसर्च और क्या करता है, घटनाओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना, है ना भाई। जैसी आपको घटना दिखे वैसा ही आप उठा के दे दो। इट मीन्स टू प्रेजेंट रियल पिक्चर ऑफ इंसिडेंट्स। कोई भी इंसिडेंट होता है ना भाई, उसका रियल पिक्चर प्रेजेंट करता है रिसर्च। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट द ऑप्शन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। ओके भाई, हमको ऑप्शन भी देता है रिसर्च कि इस सोशल प्रॉब्लम का क्या ऑप्शन, जैसे पोलियो पे रिसर्च करना है, कोरोना वायरस पे रिसर्च करना है, चाइवे पे रिसर्च करना है, डायबिटीज पे करना है, गरीबी पर रिसर्च करना है। ये सब एक अप्लाइड रिसर्च के उदाहरण हैं जो कि हमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
और क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। रिसर्च भी एक तरीके का सोशल कंस्ट्रक्शन बिल्ड करता है। और रिसर्च क्या करता है, हाइपोथेसिस बिल्ड करता है। हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं ना परिकल्पना, है ना, जो हमारी कल्पनाओं में बधे हुए हों। इट मीन्स जो हम हमारे एजम्पशन